यशवंत जी, एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे और मैं चाहता हूं कि आप उसका बहुत ही बेबाकी से जवाब दें, अनबायस्ड जवाब दें और ट्रांसपेरेंट जवाब दें। जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय की अर्थव्यवस्था और जो अभी मोदी जी की सरकार है इस समय की अर्थव्यवस्था, दोनों में कौन सी अर्थव्यवस्था को आप बेहतर पाते हैं? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं शुरू में जी। कि अर्थव्यवस्था जो है वो सरकारों की अवधि के अनुसार विभाजित नहीं की जा सकती, क्योंकि चलती रहती है ना। वो कोई जी। रुकने वाली चीज तो नहीं है कि वाजपेयी जी की सरकार गई तो अर्थव्यवस्था रुक गई, फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई तो फिर से चालू हुई। ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी है जो इसको जी। कि हमने स्टार्ट किया बंद किया। हम्म। तो हुआ ये, अभी हाल के दिनों की बात की जाए तो पिछले 20 वर्षों की, कि अटल जी के समय में बहुत संकट आया अर्थव्यवस्था के ऊपर, इसमें आर्थिक प्रतिबंध का संकट भी आपको जी। याद होगा। जी। इस जी। सबको झेलते हुए जब अटल जी की सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ तो अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर थी, और अर्थव्यवस्था केवल ना ऊंचाई पर थी बल्कि ट्रेंड ऐसा था कि वो ऊंचाई पर जा रही थी और ऊंचाई पर। जी। मनमोहन सिंह की सरकार आई तो पिछले 4 वर्षों में वो अर्थव्यवस्था उन ऊंचाइयों को उसने छुआ, और हमारा जो विकास दर था वो 10% तक के आंकड़े को छू गया। उसके बाद जो विश्व आर्थिक संकट था, वित्तीय संकट, वो अमेरिका में पैदा हुआ। जैसे कोरोना चीन में पैदा हुआ, उसका असर पड़ा दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर, और उसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था फिर ढलान की तरफ आ गई। ये सरकार जब आई 2014 में, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि 13-14 में हमें वो फिर से चढ़ाव की तरह जाने की के संकेत मिलने लगे थे। हम 2-3 साल चढ़ाव पर रहे, और फिर आज के दिन हम अपने कारणों के चलते हम ढलान पर आ गए, और अब कोरोना के चलते वो ढलान जो है वो अब एकदम बिल्कुल खाई बन गया। खाई में जा रहे हैं। तो यशवंत जी, जैसे आपने कहा कि हम अपनी कारगुजारियों के चलते, अपनी नीतियों के चलते, तो ऐसी क्या नीतियां सरकार ने लागू की जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था ढलान की तरफ चल पड़ी? देखिए, एक तो नोटबंदी, जीएसटी, इसकी बात हम लोगों ने कर ली है। जी। तो हथौड़ा मारने के पहले सोचना चाहिए कि इसका क्या असर पड़ेगा। जी। नहीं सोचा गया। उसके अलावा जिन नीतियों की आवश्यकता थी, मंदी के दौर को देखते हुए जिन नीतियों की आवश्यकता थी, उन नीतियों को हमने नहीं बनाया। सबसे बड़ी जो ये कोरोना के संकट के पहले हमारी जी। अर्थव्यवस्था का जो संकट था, सबसे बड़ा संकट वो क्या था? वो था कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो मांग थी, अंग्रेजी में जिसको डिमांड कहते हैं, जी। वो डिमांड बहुत कम हो गई, और डिमांड की कमी शुरू हुई कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से, और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से धीरे धीरे करके ये फैल गई अर्बन एरियाज में भी, औद्योगिक जगत में भी, और चारों तरफ डिमांड जब कम होने लगा तो उसका असर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के ऊपर पड़ा, और नतीजा ये हुआ कि मंदी का दौर शुरू हो गया। तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए था उसी समय? आज से मुझे लगता है कि 2 साल पहले, 3 साल पहले हमें ये कदम उठाना चाहिए था कि अर्थव्यवस्था में मांग जो है वो बरकरार है, बल्कि बढ़ता है। मांग अगर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स काम करेंगी, और ये एक दूसरे के साथ सब जुड़ी हुई हैं। मांग में कमी आई, डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था शिथिल हुई, प्रोडक्शन कम हो गया। तो इसको बढ़ाने के लिए मांग को बरकरार रखना, मांग को लगातार बढ़ाते रहना, ये जरूरी है। बराबर होता है, हमारे देश में भी हुआ, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया मांग में इजाफा कराने। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अटल जी की सरकार में हम लोगों ने ये सड़कें बनाने का काम क्यों शुरू किया? जी। बड़े पैमाने पर हाउसिंग का काम क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया था कि इससे मांग बढ़ेगी, और सबसे पहले मांग किस तरह की चीजों की बढ़ेगी? सीमेंट की बढ़ेगी, स्टील की बढ़ेगी,
बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनकी बढ़ेगी। और ये जो है ये इसको कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट डिमांड जब बढ़ेगा तो उसके चलते एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा तो वो पैसे बाजार में जाके खर्च करेंगे, तब कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा। और यूपीए की बात हम लोग कर रहे थे, हमने अभी जो लेख लिखा उसमें हमने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार जब थी और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उस समय उन्होंने जो उपाय किए उस उपाय से मेरा मतभेद इसलिए उस समय भी था और आज भी है कि उन्होंने कंजम्पशन डिमांड को पहले प्लेस किया और इन्वेस्टमेंट डिमांड को बाद में। मैं अगर उस समय भी होता तो मैं इन्वेस्टमेंट डिमांड को सबसे पहले प्रश्रय देता, ताकि उसके चलते एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोगों के पास पॉकेट में पैसा जाए और तब कंजम्पशन बढ़े। ये सीक्वेंसिंग ऑफ डिमांड जिसको कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग बैठकर आर्थिक नीति बनाते हैं उनको समझना पड़ता है। ये अर्थव्यवस्था का एक नियम है जिसका अगर हम सही ढंग से पालन करते हैं तो हमें फायदा होगा, गलत ढंग से करते हैं तो हमें नुकसान होगा। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और इतनी सारी बातें बताई। और मैं समझता हूं कि दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि हम कहां पे लैग कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। और उससे बड़ी बात जो आपने बात कही कि सरकार को इमीडिएटली 12 से 15 लाख करोड़ रुपए का हेल्प देनी चाहिए, पैकेज देना चाहिए, जिससे लोगों में ट्रस्ट पैदा हो सके, कॉन्फिडेंस पैदा हो सके और वो इस मंदी से निकल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज आपने जो कही कि भाई सरकार जो है पीछे डिमांड क्रिएट करने में नाकामयाब रही है। अगर डिमांड अभी भी शायद अगर क्रिएट करने में कामयाब हो जाती तो हो सकता है कि हम इस झटके को भी धीरे धीरे करके झेल जाएं। यशवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।